अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। बात आज हम करने जा रहे हैं दो चीज़ों के हवाले से। पहला, टर्की की पहली इंडिजिनस फ्रीगेट के हवाले से जिसको TCG इस्तंबुल कहा जाता है, और दूसरा रशिया में अपनी एक सिविल वॉर चालू हो चुकी है, यानी कि रशियन फोर्सेस और वैगनर की जो प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है जो कि रशिया के ही अंडर काम करती थी, वो आपस में लड़ पड़ी हैं। यानी कि एक तरफ तो रशिया यूक्रेन के साथ लड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ रूस के अंदर ही एक खाना जंगी वाली सिचुएशन पैदा हो चुकी है 23 जून से। पहले बात कर लें टर्की की पहली इंडिजिनस उनकी फ्रीगेट है, TCG इस्तंबुल इसका नाम है, और बेसिकली 3000 टनेज की ये शिप है। और इसको अगर आप कंपेयर करें तो पाकिस्तान की जिना क्लास फ्रीगेट से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जिना क्लास फ्रीगेट मुस्तकबिल का एक प्रोजेक्ट है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ आएगी, और जिना क्लास फ्रीगेट में आपको इससे बेहतर सिस्टम्स देखने को मिलेंगे, और इसकी टाइमलाइन 2026 से 2027 के दरमियान है। लेकिन TCG इस्तंबुल को अगर आप ओवरऑल देखें तो ये एटमाका क्रूज मिसाइल्स को यूज़ करती है, और बुनियादी तौर पर टर्की ने इसे डिज़ाइन ही इस वजह से किया है कि वो अपनी उन पुरानी शिप्स को रिप्लेस कर सके जिन पर अमेरिकन मेड हार्पून मिसाइल्स लगे हुए हैं। उसके अलावा इसमें काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प चीज़ें भी मौजूद हैं जो कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान नेवी के प्रोजेक्ट्स में आपको देखने को मिल सकती हैं। टर्की ने अपना इंडिजिनस वर्टिकल लॉन्च सिस्टम इसमें ऐड किया है, और इन वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में हिसार सरफेस टू एयर मिसाइल्स यूज़ होंगे। हिसार टर्की का अपना शॉर्ट टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और ये बुनियादी तौर पर मिसाइल सिस्टम की एक फैमिली है। सबसे जो लोएस्ट मिसाइल है शॉर्ट रेंज का, वो 15 किलोमीटर की रेंज रखता है, जबकि उससे अगले जो वेरिएंट्स है वो इससे ज़्यादा रेंज रखते हैं। हाईएस्ट वर्जन जो इसका है वो साइपर मिसाइल की तरह आप उसे समझ लें, और 150 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। पहली TCG इस्तंबुल को लॉन्च कर दिया गया है और उसके सी ट्रायल्स अब होंगे, जबकि एटलीस्ट टर्की अपने लिए 4 ऐसी फ्रीगेट्स बनाएगा, और उसके बाद इससे ज़्यादा टनेज की शिप्स भी बनाई जाएंगी। तुर्किया की मिल्जिम क्लास कॉर्वेट्स और उनके TCG अनादोलू जो कि एक लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक है, उसके बाद TCG इस्तंबुल ये फ्रीगेट जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है टर्की की नेवल इंडस्ट्री के हवाले से, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो उनकी है। और इसमें जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि टर्की ने इंडिजिनसली बनाया है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आने वाले प्रोजेक्ट्स में। और अगर तुर्किया का हिसार सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इसमें कामयाबी के साथ इंटीग्रेट हो जाता है तो मुस्तकबिल में ये भी चांसेस हैं कि पाकिस्तान अगर आने वाले वक्त में फ्रीगेट्स या उसके अलावा डिस्ट्रॉयर्स लेता है तो उनमें साइपर जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जा सके तुर्किया के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स के तहत। बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक की। रशिया में अपनी ही एक सिविल वॉर जारी हो चुकी है। बुनियादी तौर पर वैगनर ग्रुप, जिसे वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी कहा जाता है, उसने रशियन सदर प्यूटन के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार किया है। उसकी वजूहात कुछ ये बताई जाती हैं कि जो वैगनर के हेड हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे ऑन गोइंग रशिया यूक्रेन वॉर में प्यूटन से। उनके नज़दीक प्यूटन ने बहुत ज़्यादा गलत फैसले किए थे, और इस वजह से जितनी भी सैंक्शंस थी उनसे सबसे ज़्यादा नबर्द आजमा होना पड़ा था वैगनर ग्रुप को, और रिसेंटली सबसे ज़्यादा सैंक्शंस भी इसी ग्रुप पर लगी हैं। वैगनर PMC एक मर्सनरी ग्रुप है, प्राइवेट आर्मी या मलेशिया है रशिया का, जिसे रशिया एज आ स्पेशल फोर्स के तौर पर मुख्तलिफ एरियाज़ में जहां उन्होंने अपना कंट्रोल रखना होता है वहाँ डिप्लॉय करता है। इन्हें सीरिया में डिप्लॉय किया जा चुका है, अभी भी डिप्लॉयड हैं। उसके अलावा नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ जो कि ज़्यादातर रूस की हामी हैं, वहाँ भी वैगनर फोर्सेज आपको देखने को मिलेंगी। रिसेंट अगर यूक्रेन रशिया वॉर को देखा जाए तो बखमूत में जो रशियन फोर्सेस ने जंग में विक्ट्री तो हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद जब काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू किया यूक्रेन ने रूस के खिलाफ तो उसमें वैगनर फोर्सेस का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। वैगनर फोर्स के हेड जिनका नाम प्रिगोजिन है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद इस हवाले से रशियन प्रेसिडेंट पर की कि इन्होंने हमें असला नहीं सही प्रोवाइड किया, या जितना हमारा असला बनता था उससे 30 to 70% हमें असला कम प्रोवाइड किया गया। इस वक्त 4 ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ वैगनर फोर्सेस ने उन एरियाज़ को ब्लॉक कर लिया, और ये रूस के अंदर एरियाज़ मौजूद हैं। पहला एरिया वोरनेस का है, उसके बाद रोस्टोव, क्रास्नोदार और वोल्गोराड, ये 4 एरियाज़ हैं जहां वैगनर फोर्सेस इस वक्त मौजूद हैं, और उन्होंने एक किस्म का ऐलान जंग किया है रूस की रियासत के खिलाफ। और वैगनर PMC के मुताबिक रशिया को एक नए सदर की ज़रूरत है। वोरोनेज के रीजन में इस वक्त रशियन एयरफोर्स का एक Mi-8 हेलीकॉप्टर, और ये इन्हेंस्ड Mi-8 हेलीकॉप्टर था इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए और ISR मिशंस के लिए, उसे शूट डाउन किया है। और उसके अलावा रशिया का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रशियन आर्मी का AN-26, उसे भी शूट डाउन कर दिया गया है, और ये तमाम काम 24 जून के दिन हुआ है। रशियन स्पेशल फोर्सेस ने पूरे के पूरे मॉस्को को अपने अंडर ले लिया है, और इस वक्त एक खाना जंगी की सूरत हाल मौजूद है, जबकि रशिया इस पर यह इल्ज़ाम लगा रहा है वैगनर फोर्सेस पर कि ये यूक्रेन की हमायती बन चुके हैं और ये नेटो से साजबाज इन्होंने की है।
और इसके अलावा वैगनर फोर्सेस ने रशिया के ये 2 एयरक्राफ्ट किस तरह शूट डाउन किए, तो उन्होंने अपने पेंटसर सिस्टम्स को वोनराज के रीजन में डिप्लॉय किया हुआ है। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन की जंग तो एक तरफ, लेकिन अब जो सिविल वॉर रशिया में जारी हुई है और इस पर रशियन प्रेसिडेंट ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि जो लोगों ने रिबिलियन एक्ट इख्तियार किया है हमारी रियासत के खिलाफ, यानी कि वैगनर ट्रूप्स जिन्होंने रूस की रियासत और रूस के सदर उनके खिलाफ जाकर उनकी डिक्री को नहीं माना और उन पर तनकीद की, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी और उनके खिलाफ अब रशियन आर्मी को मोबिलाइज़ किया गया है। सो ये हालात रशिया को एक नए गड्ढे में धकेलने के मुतरादफ होंगे। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली दफ़ा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।